हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू सरस विजडम। और आज हम लोग देखेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोग देखे थे कि क्या क्या चीजें हैं पालमपुर में, या इंडिया के जो मैक्सिमम विलेज होते हैं इस विलेज में क्या फैसिलिटीज रहती है, या इंडिया का जो इकोनॉमी होता है वो मोस्टली विलेज के थ्रू कैसे रन करता है, या जो विलेज में प्रोडक्शंस होता है, एग्रीकल्चर होता है, वो कैसे रिलेट करता है। और पहले भी ये लाइन आपको आपको मैंने बोला है कि कितना भी आप अर्न कर लो, खाना तो आपको ग्रेन से अनाज ही है, और अनाज का प्रोडक्शन कहाँ होगा? विलेज में। तो उसकी अलग इंपॉर्टेंस है। अर्बन और रूरल दोनों कल्चर का कॉम्बिनेशन जब रहेगा तभी कंट्री का प्रोग्रेस होगा। अब ऐसा नहीं कि बस अर्बन कल्चर हो और आपका विलेज कल्चर नहीं है, तो हर चीज आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो विलेज की भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशंस, वहाँ की इकोनॉमिकल एक्टिविटी, और इसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीजें इसमें जाननी है। जैसे एक हमारा बढ़िया सा पॉइंट है। क्या बढ़िया सा पॉइंट, थोड़ा सा देखते हैं। बढ़िया सा पॉइंट है कि अगर मान लो हम कोई भी कमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं या ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसका नेगेटिव आउटकम्स क्या होगा। प्रीवियस पार्ट में हम लोग देखे थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने इंडिया में 1967 से 68 के बीच में इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन करते हैं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो हमारे पास ये रहेगा कि उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होती है, कम एरिया ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। एग्जांपल देखे थे कि एच वाई वी सीड्स इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अच्छी क्वालिटी का सीड्स का इंट्रोडक्शन ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू ही हुआ। और उस सीड से 1 हेक्टेयर में जहां पर ट्रेडिशनल सीड से 1300 केजी ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा था, वहीं अगर एच वाई वी सीड्स यूज कर दिए तो 3200। जहां पर हम ट्रेडिशनल मैन्योर यूज करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते थे, यहाँ पर हम फर्टिलाइजर यूज करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या रहेगी कि अगर हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उससे सॉइल पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, उससे सॉइल पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अब जैसे पहला पॉइंट क्या, नेगेटिव आउटकम्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। जैसे अगर अभी हमको क्विक एनर्जी चाहिए तो क्विक एनर्जी वो प्रोवाइड करता है, लेकिन इस क्विक एनर्जी लेने के चक्कर में कितनी आपके नेगेटिव आउटकम्स हो जाएंगे, उस चीज को इग्नोर कर देते हैं फार्मर्स। बट दिस मे नॉट बी रिलेटेड टू दिस सॉइल फॉर लॉन्ग मे दे मे escape from the soil and pollute groundwater, rivers and lakes। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप सॉइल में फर्टिलाइजर ऐड करते हो तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी डिग्रेड होती है, उससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। और अगर यही मैन्योर यूज करेंगे तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, उससे सॉइल की फर्टिलिटी डैमेज नहीं होती है। सेकेंड थर्ड पॉइंट है हमारा, केमिकल फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। जो सॉइल में डिफरेंट बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हेल्पफुल है, उस चीज को भी डैमेज करते हैं। तो तीन, एक तो सॉइल की फर्टिलिटी डिग्रेड करते हैं, जितने भी वाटर बॉडीज है उसको पॉल्यूट करते हैं, और जो इसेंशियल्स बैक्टीरिया ये सब है उसको डैमेज करते हैं। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर के जो पॉजिटिव आउटकम्स था कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इकोनॉमिकली आप स्टेबल बन रहे हो, तो नेगेटिव आउटकम्स ये है कि आपका वो रिसोर्स जो है पूरी तरह से डैमेज होगा। अच्छा, इधर इस पॉइंट की अगर बात करेंगे बालक, तो देखो ये पाई चार्ट है। जैसे एक क्वेश्चन है कि आखिर टोटल यहाँ पर फैमिली कितनी लाइज करती है पालमपुर में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दे तो ये 450 फैमिलीज लाइज करती है, याद रखोगे। जिसमें से 150 जो फैमिली है, 150 फैमिली जो है वो क्या है, लैंडलेस है। लैंडलेस मतलब इनके पास कोई लैंड नहीं है। और याद रखोगे जो लैंडलेस है वही लेबर के रूप में काम करेंगे, 150 फैमिलीज अप्रोक्स। ठीक है, पाई चार्ट का थोड़ा सा रेशियो आप देख लोगे। 240 फैमिली है जिसके पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है। ठीक है, लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है। और 60 फैमिली ऐसी हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर लैंड है। और नीचे में मेंशन किया गया कि फ्यू फैमिली विच हैज मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड। दो चार पांच लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक फार्मर के बारे में जिसका नाम तेजपाल सिंह रहेगा। ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है, जैसे प्रीवियस पॉइंट में हम लोग ये भी देखे थे कि 1960s के बाद से मतलब एग्रीकल्चर लैंड का कोई, जैसे मान लो कि ये बड़ा सा एरिया हो गया, यहाँ पर पालमपुर में इतने वाले पार्ट पे मतलब 75% वाले पार्ट पे एग्रीकल्चर लोग करते हैं, नेट सोन एरिया इसके पास इतना है। तो ऐसा नहीं कि 1960 के बाद अभी अगर हम 60-65 ईयर्स बाद चले गए तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लैंड फिक्स है, मुश्किल से मान लो 2 to 3% लैंड जो फर्टिलिटी जिसके पास है, जहाँ पर कल्टीवेशन कर सकते हैं, 2 to 3% बढ़ा। तो उस 2 to 3% के बढ़ने से कोई बहुत मेजर फायदा नहीं है। इन 1960s गोविंद वॉज ए फार्मर विद 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली इरिगेटेड मतलब कि लैंड, अनइरिगेटेड लैंड। एक और चीज जो सोर्स ऑफ इरिगेशन पे बात किए थे हम लोग कि क्या सोर्स ऑफ इरिगेशन आपके पास क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे आपके पास लैंड तो है लेकिन आपके पास इरिगेशन के सोर्सेज नहीं है, तो आप उस पर एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे। आप रेनफॉल पे डिपेंड होकर के एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। और अगर आप कमर्शियल एग्रीकल्चर कर रहे हो तो अगर छोटा लैंड है आपके पास और उसमें भी आपको इलेक्ट्रिक पंप यूज करके या डीजल जलाकर, जो डीजल वाली पंप होती है, इलेक्ट्रिक वाटर पंप होती है, उसका यूज करोगे तो उससे आपका कॉस्ट जो हो जाएगा एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें में वहाँ पर क्या एग्रीकल्चर बहुत प्रमोट नहीं हो पाती है। With the help of the three sons, Govind cultivated the land. Truly, they did not live very comfortably. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. अच्छा एक चीज़ और, जैसे 2.25 हेक्टेयर इसके पास लैंड है, इसके 3 बेटे हैं, लेकिन इन सबकी रिक्वायरमेंट जो है इतने छोटे जो प्लॉट उसके पास है इससे नहीं पूरी हो पा रही। तो करेंगे क्या, और डिफरेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटी करेंगे। और डिफरेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या हो सकती है, और डिफरेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में वो एज ए लेबरर काम करेंगे, वहां से कुछ इनकम होगी और उस इनकम को वाइडली यूज करेंगे। ठीक है। जैसे बहुत सारे जो जो फार्मर काफी छोटे, जो पीजेंट्स छोटे, जिनके पास लैंड छोटा कम है, तो उनके जो और फैमिली मेंबर है वो क्या करते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करते हैं और उससे उनको प्रॉफिट होता है। सम इयर्स आफ्टर गोविंद डेथ दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग द थ्री सन्स। Each one now has a plot of land there that is only 0.75 हेक्टेयर इन साइज। जैसे गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर था और हम लोग डिस्कस किए थे कि 2.4 बीघा लगभग आ जाएगा आपका 1 हेक्टेयर में, यानी कि 2 पॉइंट उसके पास कितना लगभग 9 बीघा के आसपास लैंड था, लेकिन जैसे उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया मतलब और भी वो कम हो गया। तो अगर प्लॉट की साइज, एग्रीकल्चर लैंड कम होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसके लिए क्लास 8 में आप पढ़े कि यूएसए में जो फार्म होते हैं उसकी जो साइज होती है काफी बड़ी होती है और हमारे यहाँ जो फार्म होते हैं उनकी साइज काफी छोटी होती है। With the help of his three sons, Govind cultivated the land through they did not live very comfortably. The family managed to feed itself with a little bit of extra, वो तो extra income करते हैं। Some years after Govind's death, this land was divided among his three sons. Each one now has a plot of land that is only 0.7। इसके पास क्या हुआ, 0.75 हेक्टेयर। तो अगर प्लॉट छोटा हुआ लैंड का, तो वहां पर आपका एग्रीकल्चर का जो आउटकम है, प्रोडक्शन है, वो कम हो जाएगा। याद रखोगे इस बात को। अच्छा इस डायग्राम के थ्रू बताएगा, जैसे आपको एक घर दिख रहा होगा, एक विलेज में घर है, एक किनके घर हो सकते हैं, जैसे 3 क्लासिफिकेशन जो हम लोग किए हैं। 240 फैमिली जिसके पास 2 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर के बीच में लैंड है। 240 150 फैमिली लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है 240 फैमिली के पास। 60 फैमिली ऐसी हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर लैंड है और फिर फैमिली ऐसी हैं जिसके पास मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड है। तो ये जो घर दिख रहा है किनका घर हो सकता है सर, एक घर जो है लैंडलेस लेबर का घर हो सकता है, जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं, तो लेविश लाइफ स्टाइल नहीं जी सकता। सिंपल। ऐसा थोड़ा है कि लैंडलेस लेबर है और स्विमिंग पूल बढ़िया सा अपार्टमेंट विला बना करके रह रहा है, नहीं पॉसिबल वो चीज है। Small farmers along with their families cultivate their own lands, thus they provide the labor required for farming themselves। मतलब ये क्या, अगर इनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है उस पे एग्रीकल्चर करते हैं तो फैमिली मेंबर वाले मिल करके जितने भी लेबर की जो वर्क होता है उसको करते हैं, तो इनका लेबर वो वाला पैसा बच जाता है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फ्रॉम लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। क्वेश्चन है कि बताओ कि लेबर कहाँ से आते हैं और लेबर को कैसे हायर किया जाता है। तो लेबर आते कहाँ से हैं, जो लैंडलेस हैं वो लोग एज अ लेबरर काम करते हैं, या जो जिसके पास लेस देन 240, जो 240 फैमिली जिसके पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है वो भी एज अ लेबरर काम करते हैं। ठीक है।
तो मीडियम और लार्ज फार्मर क्या करते हैं, हायर करते हैं, जबकि स्मॉल फार्मर क्या होते हैं, वो लोग अपना अपने घर का काम खुद करते हैं, स्वावलंबी है। अब सविता इसे एकदम छोटी सी फार्मर है, ठीक है। और एक चीज और, सोर्स ऑफ क्रेडिट, याद रखोगे इस बात को। जो बड़े फार्मर है उनके पास प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो उनके पास सरप्लस क्रॉप्स भी ज्यादा होता है। सरप्लस क्रॉप्स का मतलब होता है रिक्वायरमेंट से ज्यादा जो क्रॉप्स है उसको सरप्लस क्रॉप्स बोलेंगे। जैसे तेजपाल सिंह इसमें है, तेजपाल सिंह के पास सरप्लस क्रॉप्स ज्यादा है, उसको मार्केट में सेल करते हैं, हेवी इनकम उससे होता है, कुछ उसको कुछ अपने पास अमाउंट रखते हैं ताकि अगले साल एग्रीकल्चर कर सके, और कुछ पैसों को इंटरेस्ट पे लोगों को दे देते हैं। याद रखोगे, ये जो फार्मर्स होते हैं विलेज के, ये लो हाई इंटरेस्ट रेट पे क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, कैपिटल लेते हैं, और उसके बदले में उनको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इंटरेस्ट लिए इससे रिच फार्मर लोग बिना कोई वेजेस का भी काम कराते हैं। द मिनिमम वेजेस एक्ट वाज इन, अब यहाँ पर है कि सी एस्टिमेट्स द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड बी कॉस्ट ऑफ मिनिमम 3000। सी डज नॉट हैव द मनी, सो सी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल, अ लार्ज फार्मर। पालमपुर का जो लार्ज फार्मर है वो कौन है, तेजपाल सिंह। तो जो छोटे फार्मर जैसे सविता, जिसके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है या अप्रोक्स 1 हेक्टेयर लैंड है, अगर इसको एग्रीकल्चर करना हो तो एग्रीकल्चर कहाँ से करेगा, इसके पास तो कैपिटल होगा नहीं। वो 1 हेक्टेयर में जितना प्रोडक्शन हो पूरे साल उसको खाई, क्लोज पानी या जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट हो उसको की। अब अगर उसको अगले साल एग्रीकल्चर करना है तो उसको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और कैपिटल कहाँ से मिलेगी, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट मतलब मैन जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनसे, और लैंडलॉर्ड का इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है। द मिनिमम वेजेस एक्ट इनेक्टेड इन 1948 टू रेगुलेट मिनिमम वेजेस। अच्छा, 1948 में आया था और इसको प्रॉपर्ली रेगुलेट कर दिया गया था 1976 में। मतलब जेंडर देख करके आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, इक्वल वर्क इक्वल पेड। ऐसा नहीं कि आप गर्ल्स हैं तो आपको कम सैलरी दी जाएगी, आप बॉयज हैं तो आपको ज्यादा सैलरी दी जाएगी, ये सारी चीजें हटा दी गई। याद रखोगे मिनिमम वेजेस एक्ट कब आया था, तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में आया था, और इसको इम्प्लीमेंट पूरी तरह से कब कर दिया गया, 1976 में कर दिया गया। याद रखोगे इस बात को। एक घर तेजपाल सिंह का, ये रियल घर नहीं कि सर तेजपाल सिंह, एक मतलब जिस तरह से तेजपाल का लाइफ स्टाइल है, जिस तरह का उसके पास मतलब अमाउंट है, उसके सिमिलर एक आपको हाउस जो है उसको दिखाया गया। तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स अ पार्ट ऑफ द अर्निंग रिसीव्ड एंड केप्ट टू बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। ये क्या करते हैं, ये सेव करते हैं मनी को, क्योंकि इनके पास ज्यादा लैंड है, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट की जो भी ग्रेन्स रहता है उसको रखते हैं अपने पास, और जो बाकी के ग्रेन्स होते हैं उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सरप्लस क्रॉप्स किसको बोलते हैं, तो सिंपल सी बात आप बोलोगे कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा अगर कोई क्रॉप्स होगा तो उसको हम सरप्लस क्रॉप्स बोलते हैं। रिक्वायरमेंट से ज्यादा अगर कोई क्रॉप्स होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरप्लस क्रॉप्स बोलेंगे। और जो बड़े फार्मर है इन्हीं सरप्लस क्रॉप्स को सेल करते हैं मार्केट में और हेवी इनकम जनरेट करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन सी एक्टिविटी नॉन फार्म एक्टिविटीज है उसको देख लेते हैं। देखिए, और नॉन फार्म एक्टिविटी मतलब विलेज में बस एग्रीकल्चर नहीं होता है, पालमपुर वाले भी 75% ही एग्रीकल्चर करते थे, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या हो सकती है, एग्रीकल्चर पे जो बेस्ड है उसको नॉन फार्म एक्टिविटीज बोलेंगे। 75% लोग जो हैं वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर, 25% नॉन फार्म एक्टिविटीज। पहला है डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। डेयरी जो है वो कॉमन एक्टिविटीज है पालमपुर के बहुत सारे लोगों का। वो क्या करते हैं, अपने यहाँ काऊ रखते हैं, उससे इनकम जनरेट करते हैं, और इनकम जनरेट कर क्या कर देते हैं, मतलब उसको वो मिल्क को कलेक्ट किए, मिल्क को कलेक्ट करके रायगंज भेज दिया, रायगंज से फिर कहाँ शाहपुर चला गया, तो इस तरह से चेन में वो प्रोडक्शन करते हैं। तो डेयरी फार्मिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ ए इकोनॉमिकल एक्टिविटी इन पालमपुर। The milk is sold in Raiganj, the nearby a large village. Two traders from Sahpur town have set up the collection of chilling. The center site at Raiganj from where the milk is transported so far away टाउन सेंसिटी, और उसके बाद क्या कर दिया जाता है, मिल्क को अलग अलग पार्ट में सेल कर दिया जाता है, मतलब वहां से शहर से दूर दूर भेज दिया जाता है। याद रखोगे इस बात को।
स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या हो सकता है विलेज में? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग विलेज में हो सकता है, जैसे मान लो अचार, पापड़, पिकल्स, ये सब बनाना, ठीक है। या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लेबर जो होते हैं 5 से 10 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें जनरली जो है और फैमिली मेंबर वाले ही काम करते हैं। जैसे मान लो कि कोई हैंडमेड चीजों को बनाना, हैंडमेड क्लोथ्स को बनाना, डिजाइन बनाना, तो उसके लिए at present less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Unlike the manufacturing that takes place in big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple प्रोडक्शन मेथड। और पालमपुर वाले जो है मैन्युफैक्चरिंग बहुत सिंपल मेथड यूज करते हैं और बेसिक एक यूनिट्स है, क्योंकि ये जो नॉन फार्म एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, रिक्वायर्ड है लेकिन पॉपुलर नहीं है। द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, पालमपुर के शॉपकीपर जो है वो क्या करते हैं, कुछ लोग रायगंज से लाते हैं, कुछ लोग शाहपुर से डायरेक्ट लाते हैं। और शॉपकीपर जो बहुत सारी चीजों को सेल करते हैं, और वो चीजें क्या हो सकती है, जैसे आप किराना शॉप पे जो भी चीजें देखते हो आप उसको लिख दो, वो सारी चीजें, ठीक है। ये बताने वाली बात नहीं, ये तो आप खुद समझ सकते हो। शॉपकीपिंग इज द थर्ड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, और उसमें क्या क्या शॉप से मिलती है उसको चीज को पता कर लेंगे, उस चीज को लिस्ट कर लेंगे। दूसरी बात कि आज भी विलेज में बार्टर सिस्टम काम करता है, मतलब आप ग्रेन्स दो, विलेजर्स आपको सामान देगा, वो अमाउंट भी काम करता है, पैसा भी काम करता है, ठीक है। लेकिन इस तरह चीजें ज्यादा पॉपुलर है। ट्रांसपोर्ट और फास्ट डेवलपिंग सेंटर, जैसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्या है, शाहपुर जाने के लिए विलेज से, पालमपुर से किसी चीज की जरूरत है ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। रिक्शा वाला, टंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, ये सारे जो है वो क्या है, ये सारे जो है ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होता है ताकि हम क्या कर सकते, वन प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर सकते। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन एज ग्रो ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, और ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे इस रीजन में ग्रो कर रहा है। देखिए दो फेज में इसको पढ़े, एक फेज में हम लोग पढ़े एग्रीकल्चर के बारे में, और दूसरे फेज में पढ़े हम लोग एग्रीकल्चर के अलावा जो नॉन फार्म एक्टिविटीज थी उसके बारे में। और इस तरह से हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी चीज। और आपको ये चीज बार बार बताया जाता है, हर वीडियो में लगभग ये बात बताई जाती है कि हर चैप्टर का नोट्स अवेलेबल है ऐप पे, हर चैप्टर का एमसीक्यू अवेलेबल है, और नोट्स एकदम न्यू अपडेटेड, जिसमें केस बेस्ड और एसर्शन और रीजंस भी ऐड है। ये सारी चीजें याद रखोगे, एमसीक्यू, केस बेस्ड, एसर्शन, रीजंस, हर चैप्टर का 20 से 25 30 जितनी भी चैप्टर, जितनी बड़ी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना क्विज के फॉर्म में अवेलेबल है चैप्टर वाइज आपके। तो आप वहां से भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, जो हमारा ऐप है वहां पर, या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके 24/7 हम लोग अवेलेबल है, कभी भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जितनी जल्दी पॉसिबिलिटीज है आपको आंसर कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा ये चीज। सेकेंड पॉइंट क्या है कि आपको करना क्या है, आपको बहुत ज्यादा अपने एकेडमिक जो आपकी स्टडी है उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर सर्च विजडम आपके साथ है तो। क्योंकि हर चैप्टर का नोट्स अगर मिल जाए, आपका एक्सप्लेनेशन हो जाए, अगर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया जाए, आपका टेस्ट हो जाए, क्विज हो जाए, बचेगा नहीं इसके बाद कोई क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कर, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।